साथियों नमस्कार, स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर। तो साथियों, हम पढ़ रहे हैं बाबू देवकीनंदन खत्री द्वारा रचित रहस्य और रोमांच से भरपूर एक जादुई कहानी। और आज हम पढ़ेंगे इसी कहानी के बुक नंबर 2 के 8वें भाग का तीसरा बयान। तो साथियों, आइए मज़ा लेते हैं इस जादुई कहानी का मेरे यानी राजेश शर्मा की आवाज़ में। माया रानी उस बेचारे मुसीबत के मारे कैदी को रंज, डर और तरद्दुद की निगाहों से देख रही थी जबकि ये आवाज़ उसने सुनी। बेशक माया रानी की मौत आ गई। इस आवाज़ ने माया रानी को हद से ज़्यादा बेचैन कर दिया। वह घबराकर चारों तरफ देखने लगी, मगर कुछ मालूम नहीं हुआ कि ये आवाज़ कहाँ से आई। आखिर वह लाचार होकर धनपति को साथ लिए वहाँ से लौटी और जिस तरह वहाँ गई थी उसी तरह बाग के तीसरे दर्जे से होती हुई कैद खाने के दरवाजे पर पहुंची, जहां अपने दोनों अय्यार बिहारी सिंह और हरनाम सिंह को छोड़ गई थी। माया रानी को देखते ही बिहारी सिंह बोला, आप हम लोगों को यहाँ व्यर्थ ही छोड़ गई। माया, हाँ, अब मैं भी यही सोचती हूँ, क्योंकि अगर तुम दोनों को अपने साथ ले जाती तो इसी समय टंटा तय हो जाता। यद्यपि धनपति मेरे साथ थी और तुम लोग भी जानते हो कि यह बहुत ताकतवर है, तथापि मेरा हौसला न पड़ा कि उसे बाहर निकालती। बिहारी चौंक कर, तो क्या आप अपने कैदी को देखने के लिए चौथे दर्जे में गई थी? मगर मैंने जो कुछ कहा वह कुछ दूसरे मतलब से कहा था। माया, हाँ, मैं उस दुश्मन के पास गई थी जिसके बारे में चंडूल ने मुझे होशियार किया था। मगर तुमने ये किस मतलब से कहा कि आप हम लोगों को यहाँ व्यर्थ ही छोड़ गई थी? बिहारी, मैंने इस मतलब से कहा कि हम लोग यहाँ बैठे बैठे जान रहे थे कि इस कैद खाने के अंदर उधम मच रहा है, मगर कुछ कर नहीं सकते थे। माया, उधम कैसा? बिहारी, इस कैद खाने के अंदर से दीवार तोड़ने की आवाज़ आ रही थी। मालूम होता है कि कैदियों की हथकड़ी बेड़ी किसी ने खोल दी। माया, मगर तुम्हारी बातों से ये जाना जाता है कि अभी कैदी लोग इसके अंदर ही है। मैं सोच रही थी कि जब ताली लेकर लाडली चली गई तो कहीं कैदियों को भी छुड़ाने ले गई हो। बिहारी, नहीं नहीं, कैदी बेशक इसके अंदर थे और आपके जाने के बाद कैदियों की बातचीत की कुछ आवाज़ भी आ रही थी। कुछ देर बाद दीवार तोड़ने की आहट मालूम होने लगी, मगर अब मैं नहीं कह सकता कि कैदी इसके अंदर है या निकल गए, क्योंकि थोड़ी देर से भीतर सन्नाटा सा जान पड़ता है। न तो किसी की बातचीत की आहट मिलती है, न दीवार तोड़ने की। माया कुछ सोचकर, दीवार तोड़कर इस बाग के बाहर निकल जाना ज़रा मुश्किल है, मगर मुझे ताज्जुब मालूम होता है कि उन कैदियों की हथकड़ी बेड़ी किसने खोली और दीवार तोड़ने का सामान उन्हें क्यों कर मिला। शायद तुम्हें धोखा हुआ हो। बिहारी, नहीं नहीं, मुझे धोखा नहीं हुआ, मैं पागल नहीं हूँ। हरनाम, क्या हम लोग इतना भी नहीं पहचान सकते कि यह दीवार तोड़ने की आवाज़ है? माया ऊंची सांस लेकर, हाय, न मालूम मेरी क्या दुर्दशा होगी। खैर, कैदियों के बारे में मैं पीछे सोचूंगी, पहले तुम लोगों से एक दूसरे काम में मदद लेना चाहती हूँ। बिहारी, वह कौन सा काम है? माया, मैंने जिस काम के लिए उसे कैद किया था वह न हुआ और न आशा है कि वह कोई भेद बताएगा। अस्तु, अब उसे मारकर टंटा मिटाना चाहती हूँ। बिहारी, हाँ, आपने उसे जिस तरह की तकलीफ़ दे रखी है उससे तो उसका मर जाना ही उत्तम है। हाय, वह बेचारा इस योग्य न था। हाय, आपकी बदौलत मेरा भी लोक परलोक दोनों बिगड़ गया। ऐसे नेक और होनहार मालिक के साथ आपके बहकाने से जो कुछ मैंने किया उसका दुख जन्म भर न भूलूंगा। माया, और उन नेकियों को याद न करोगे जो मैंने तुम लोगों के साथ की थी? बिहारी, खैर, अब इस विषय पर हुज्जत करना व्यर्थ है। जब लालच में आकर बुरा काम कर ही चुके तो अब रोना काहे का? हरनाम, मुझे भी इस बात का बहुत ही दुख है। देखा चाहिए क्या होता है। आजकल जो कुछ देखने सुनने में आ रहा है उसका नतीजा अवश्य बुरा होगा। माया लंबी सांस लेकर, खैर, जो होगा देखा जाएगा, मगर इस समय यदि सुस्ती करोगे तो मेरी जान चली जाएगी, तुम लोग भी जीते न बचोगे। बिहारी, यह तो हम लोगों को पहले ही मालूम हो चुका है कि अब उन बुरे कर्मों का फल शीघ्र ही भोगना पड़ेगा, मगर खैर, आप ये कहिए कि हम लोग क्या करें? जान बचाने की क्या कोई सूरत दिखाई पड़ती है? माया, मेरे साथ बाग के चौथे दर्जे में चलकर पहले उस कैदी को मारकर छुट्टी करो तो दूसरा काम बताऊं। हरनाम, नहीं नहीं, यह काम मुझसे नहीं हो सकेगा। बिहारी सिंह से हो सके तो इन्हें ले जाइए, मैं उनके ऊपर हरवा नहीं उठा सकता। नारायण नारायण, इस अनर्थ का भी कोई ठिकाना है? माया चिढ़कर,
हरनाम, क्या तू पागल हो गया है जो मेरे सामने ऐसी बेतुकी बात करता है? अदब और लिहाज को भी तूने एकदम चूल्हे में डाल दिया। क्या तू मेरी सामर्थ्य को भूल गया? हरनाम, नहीं, मैं आपकी सामर्थ्य को नहीं भूला, बल्कि आपकी सामर्थ्य ने स्वयं आपका साथ छोड़ दिया। बिहारी सिंह और हरनाम सिंह की बातें सुनकर माया रानी को क्रोध तो बहुत आया, परंतु इस समय क्रोध करने का मौका न देखकर वह तरह दे गई। माया रानी बड़ी ही चालबाज और दुष्ट औरत थी। समय पड़ने पर वह एक अदने को बाप बना लेती और काम न होने पर किसी को एक तिनके बराबर भी न मानती। इस समय अपने ऊपर संकट आया हुआ जान उसने दोनों अय्यारों को किसी तरह राजी रखना ही उचित समझा। माया, क्यों हरनाम सिंह, तुमने कैसे जाना कि मेरी सामर्थ्य ने मेरा साथ छोड़ दिया? हरनाम, वह तो इसी से जाना जाता है कि बेबस कैदी की जान लेने के लिए हम लोगों को ले जाना चाहती हो। उस बेचारे को तो एक अदना लड़का भी मार सकता है। बिहारी, हरनाम सिंह का कहना ठीक है। बाहर खड़े होकर आपके हाथ से चलाया हुआ एक तीर उसका काम तमाम कर सकता है। माया, नहीं, यदि ऐसा होता तो मैं उसे बिना मारे लौटने आती। मेरे कई तीर व्यर्थ गए और नतीजा कुछ भी नहीं निकला। बिहारी चौंक कर, सो क्यों? माया, उसके हाथ में एक ढाल है, न मालूम वह ढाल उसे किसने दी, जिस पर वह तीर रोककर हंसता है और कहता है कि अब मुझे कोई मार नहीं सकता। बिहारी कुछ सोचकर, अब अनर्थ होने में कोई संदेह नहीं, ये काम बेशक चंडूल का है, कुछ समझ में नहीं आता कि वह कौन कमबख्त है। माया, अब सोच विचार करने में विलम्ब करना उचित नहीं। जो होना था सो हो चुका, अब जान बचाने की फिक्र करनी चाहिए। बिहारी, आपने क्या विचारा? माया, तुम लोग यदि मेरी मदद न करोगे तो मेरी जान न बचेगी, और जब मुझ पर आफत आएगी तो तुम लोग भी जीते न बचोगे। बिहारी, हाँ, ये तो ठीक है, जान बचाने के लिए कोई न कोई उद्योग तो करना ही होगा। माया, अच्छा, तो तुम लोग मेरे साथ चलो और जिस तरह हो उस कैदी को यमलोक पहुँचाओ। मुझे विश्वास हो गया कि उस कैदी की जान के साथ हम लोगों की आधी बला टल जाएगी, और इसके बदले में मैं तुम दोनों को 1 लाख रुपए दूंगी। हरनाम, काम तो बड़ा कठिन है। यद्यपि बिहारी सिंह और हरनाम सिंह अपने हाथ से उस कैदी को मारना नहीं चाहते थे, तथापि माया रानी की मीठी मीठी बातों से और रुपये के लालच तथा जान के डर से वे लोग ये अनर्थ करने के लिए तैयार हो गए। धनपति और दोनों अय्यारों को साथ लिए हुए माया रानी फिर बाग के चौथे दर्जे की ओर रवाना हुई। सूर्य भगवान के दर्शन तो नहीं हुए, मगर सवेरा हो चुका था और माया रानी के नौकर नींद से उठकर अपने अपने कामों में लग चुके थे। लेकिन माया रानी का ध्यान उस तरफ कुछ नहीं था। उस बेचारे कैदी की जान लेना ही सबसे ज़रूरी काम समझ रखा था। थोड़ी ही देर में चारों आदमी बाग के चौथे दर्जे में जा पहुँचे और कुएं के अंदर उतरकर उस कैद खाने में गए जिसमें माया रानी का वह अनूठा कैदी बंद था। माया रानी को उम्मीद थी कि उस कैदी को फिर उसी तरह हाथ में ढाल लिए हुए देखेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। उस जंगले वाली कोठरी का दरवाज़ा खुला हुआ था और उस कैदी का कहीं पता नहीं था। वहाँ की ऐसी अवस्था देखकर माया रानी अपने रंज और गम को संभाल न सकी और एकदम हाय करके ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गई। धनपति और दोनों अय्यारों के भी होश जाते रहे। उनके चेहरे पीले पड़ गए और निश्चय हो गया कि अब जान जाने में कोई कसर नहीं है। केवल इतना ही नहीं, बल्कि डर के मारे वहाँ ठहरना भी वे लोग उचित न समझते थे। मगर बेहोश माया रानी को वहाँ से उठाकर बाग के दूसरे दर्जे में ले जाना भी कठिन काम था, इसलिए लाचार होकर उन लोगों को वहाँ ठहरना पड़ा। बिहारी सिंह ने अपने बटुए में से लखलखा निकालकर माया रानी को सूंघाया और कोई अर्क उसके मुँह में टपकाया। थोड़ी देर में माया रानी होश में आई और पड़े पड़े नीचे लिखी बातें प्रलाप की तरह बकने लगी। हाय, आज मेरी ज़िंदगी का दिन पूरा हो गया और मेरी मौत आ पहुँची। हाय, मुझे तो अपनी जान का धोखा उसी दिन हो चुका था जिस दिन कमबख्त नानक ने दरबार में मेरे सामने कहा था कि उस कोठरी की ताली मेरे पास है जिसमें किसी के खून से लिखी हुई किताब रखी है। इस समय उसी किताब ने धोखा दिया। हाय, उस किताब के लिए नानक को छोड़ देना ही बुरा हुआ। यह काम उसी हरामजादे का है। लाडली और धनपति के किए कुछ भी नहीं हुआ। धनपति की तरफ देखकर, सच तो ये है कि मेरी मौत तेरे ही सबब से हुई। तेरी ही मोहब्बत ने मुझे गारत किया। तेरे ही सबब से मैंने पाप की गठरी सिर पर ला दी। तेरे ही सबब से मैंने अपना धर्म खोया। तेरे ही सबब से मैं बुरे कामों पर उतारी हुई। तेरे ही सबब से मैंने अपने पति के साथ बुराई की। तेरे ही सबब से मैंने अपना सर्वस्व बिगाड़ लिया। तेरे ही सबब से
मैं वीरेंद्र सिंह के लड़कों के साथ बुराई करने के लिए तैयार हुई। तेरे ही सबब से कमलनी मेरा साथ छोड़कर चली गई और तेरे ही सबब से आज मैं इस दशा को पहुंची। हाय, इसमें कोई संदेह नहीं कि बुरे कर्मों का बुरा फल अवश्य मिलता है। हाय मुझसी औरत, जिसे ईश्वर ने हर प्रकार का सुख दे रखा था, आज बुरे कर्मों की बदौलत ही इस अवस्था को पहुंची। आह, मैंने क्या सोचा था और क्या हुआ। क्या बुरे कर्म करके भी कोई सुख भोग सकता है? नहीं नहीं, कभी नहीं। दृष्टांत के लिए स्वयं मैं मौजूद हूँ। माया रानी ने मालूम और भी क्या क्या बकती, मगर एक आवाज़ ने उसके प्रलाप में विघ्न डाल दिया और उसके होश हवास दुरुस्त कर दिए। किसी तरफ से ये आवाज़ आई, अब अफसोस करने से क्या होता है, बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। बहुत कुछ विचारने और चारों तरफ निगाह दौड़ाने पर भी किसी की समझ में नहीं आया कि बोलने वाला कौन है और कहाँ है। डर के मारे सभी के बदन में कपकपी पैदा हो गई। माया रानी उठ बैठी और धनपति तथा दोनों अय्यारों को साथ लिए और कांपते हुए कलेजे पर हाथ रखे वहाँ से अपने स्थान अर्थात बाग के दूसरे दर्जे की तरफ भागी। तो साथियों, यहाँ पर ये तीसरा बयान पूरा होता है और चौथे बयान में देखेंगे कि आगे और क्या क्या घटनाएं होती है। तब तक के लिए आप अपना काम करते रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें।